डिजिटल अरेस्ट क्या होती है? इसमें इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा पनिशमेंट है, इसमें जमानत नहीं होगी। फिर वो जो पहले आदमी ने आपको कांटेक्ट किया है वो दोबारा कांटेक्ट करता है, वो कहता है कि मामले को रफा दफा करना है तो आप इतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दो। तो आदमी डर के ये पैसा ट्रांसफर कर देता है। आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड से, इंक्लूडिंग डिजिटल अरेस्ट वाला फ्रॉड, कैसे बच सकते हैं, तो ये पर्पस है इस वीडियो का। सुना है आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में? कहाँ पढ़ा होगा? कहीं न्यूज़ में, लाइव लॉ पे कोई रिपोर्ट पड़ी होगी। आजकल क्या हो रहा है, कुछ लोग अरेस्ट भी किए जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या होती है? अब डिजिटल अरेस्ट जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या होती है, ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल अरेस्ट में क्या होता है। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता इंडियन लॉ में, किसी भी लॉ बुक में, किसी भी जजमेंट में डिजिटल अरेस्ट डिफाइंड ही नहीं है। मतलब डिजिटल अरेस्ट तो एक मीडिया ने नाम दे दिया है एक फिनोमिना को, एक इवेंट को, जिसमें क्या होता है कि एक आदमी के पास कोई एसएमएस या फ़ोन आता है और उसको ये बताया जाता है कि आपने जो कंसाइनमेंट भेजा था एयरपोर्ट पे, उसको कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। और उसको जब खोला, उसको जांच की, तो पता चला उसमें ड्रग हैं या नकली करेंसी नोट्स हैं या उसमें और कोई इलीगल सब्सटेंस है। तो इसीलिए अब आपका, क्योंकि मोबाइल नंबर उस कंसाइनमेंट से जुड़ा हुआ है, तो हम आपको फ़ोन कर रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ बहुत सीरियस एक ऑफेंस रजिस्टर होने वाला है या हो चुका है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी थोड़ी देर में एक पुलिस इंस्पेक्टर आपसे बात करेंगे, तो आपको एक वीडियो कॉल की जाती है उसके बाद, और एक इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में एक आदमी फ़ोन करता है। वो फिर आपको और डराता है कि इसमें इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा पनिशमेंट है, इसमें ज़मानत नहीं होगी। और आपके माइंड को इस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो पिक्चर बनाई जाती है। फिर आपको ये भी कहा जाता है कि आप एक कमरे में बंद हो जाइए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्काइप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा चुका है। मतलब ये कि आप कैमरे के सामने रहेंगे, हिलेंगे नहीं, मूवमेंट नहीं करेंगे, और अगर आपको वॉशरूम वगैरह भी जाना है तो आप वो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर वापस आना पड़ेगा आपको। तो पूरा उनको प्रोसीजर बताया जाता है, कैसे कैसे करना है, हड़बड़ी बताई जाती है, सारी अर्जेंसी बताई जाती है, डराया जाता है। और फिर उनको थोड़ी देर बाद एक कोर्ट रूम का नज़ारा दिखाया जाता है कैमरे पे ही कि ये जज साहब हैं, जो नकली जज साहब होते हैं, और जज साहब बताते हैं कि भाई आपके खिलाफ तो मुझे जेल भेजना पड़ेगा। फिर वो जो पहले आदमी ने आपको कांटेक्ट किया है वो दोबारा कांटेक्ट करता है, वो कहता है कि मामले को रफा दफा करना है तो आप इतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दो और मैं सब देख लूँगा, या बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी से आप ये पैसा फलानी जगह ट्रांसफ़र कर दो। तो आदमी डर के ये पैसा ट्रांसफ़र कर देता है और बाद में वो रियलाइज़ होता है उसको कि ये सारा कुछ नकली था, फेक था, आपने कुछ नहीं किया था। वो ज़बरदस्ती आपके पल्ले पड़ गए और बोलते हैं एसएमएस पे या मोबाइल पे कि आपने कंसाइनमेंट भेजा था। तो आप कुछ सोचते ही नहीं हो, आप बस वो पिक्चर को सही मान लेते हो और पैसे दे देते हो। तो इस तरह का जो स्कैम है, ठगी है, उसको मीडिया वाले या पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट है, जबकि ये जो डिजिटल अरेस्ट है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अब इस पे क्लैरिटी लाने के लिए, क्लैरिटी से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल अरेस्ट क्या होती है। फिर हम ये भी मैं बात करूंगा कि एक्चुअल अरेस्ट जब होती है तब क्या होता है, उसके बाद में रिमांड क्या होता है, डिफॉल्ट बेल के बारे में क्या लॉ है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस तरह के जितने भी फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं ये क्यों हो पा रहे हैं, ऐसा क्या ये लोग करते हैं जिससे कि इनकी मोडस ऑपरेंडी को हम समझ लें और हम खुद भी समझ लें और दूसरों को भी समझाएं इस बात को कि आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड से, इंक्लूडिंग डिजिटल अरेस्ट वाला फ्रॉड, कैसे बच सकते हैं। तो ये पर्पस है इस वीडियो का। अब सबको ये पता है कि जब भी कोई अरेस्ट होता है तो अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ये बात तो सारे लॉयर्स को पता है, सभी लोगों को पता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि वो 24 घंटे से पहले क्या होता है, जब अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले गए तब क्या होगा। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वो एक्चुअल में होता है, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि डिजिटल अरेस्ट में ऐसा नहीं होता बल्कि इसका उल्टा होता है। तो सबसे पहले तो पुलिस की जिम्मेदारी ये होती है कि वो आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए
कि आपको गिरफ्तार किस ऑफेंस के लिए, किन सेक्शंस में और क्यों किया जा रहा है, आपके खिलाफ क्या एविडेंस है। पुलिस की जिम्मेदारी है ना सिर्फ आपको बताना, यानी अरेस्टी को बताना, और उसको केस डायरी में भी लिखना। केस डायरी एक डायरी होती है जिसमें पुलिस ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है डेली बेसिस पे, पुलिस को उसका पूरा ब्यौरा उस केस डायरी में लिखना पड़ता है कि किस दिन उसने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते टाइम क्या क्या किया, किन किन विटनेस को बुलाया, किन विटनेस को सम्मन भेजा, कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, किसको एग्जामिन किया, एक्यूज्ड को बुलाया या नहीं बुलाया, अगर उसको गिरफ्तार किया तो वो फैक्ट। तो जितनी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सारी केस डायरी में लिखना जरूरी होता है। तो ये भी लिखेगी पुलिस कि इन्फॉर्म किया ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, प्लस ये भी लिखना मैंडेटरी है केस डायरी में कि मैंने ये बात अक्यूज्ड को बता दी। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्यूज्ड के पास या अरेस्टी के पास में कुछ पैसे हो सकते हैं जेब में एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, उसने कोई चेन पहनी हो सकती है, उसने कोई रिंग पहनी हो सकती है, कोई वैल्यूएबल उसके पास हो सकते हैं। तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सारी तलाशी ले और उसको जो भी आर्टिकल्स उसके पास से मिले हैं वो अपने पास सेफ कस्टडी में रखे और उसका एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग अरेस्टी को या अक्यूज्ड को दे। अगर अक्यूज्ड के साथ में उसका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है तो ये चीजें उनको भी हैंडओवर कर दी जाती हैं। तीसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अरेस्ट मीमो। अरेस्ट मीमो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसके बिना अरेस्ट कंप्लीट होती ही नहीं है, मानी नहीं जा सकती। उस पे टाइम, डेट, जो उसके पर्टिकुलर्स हैं अरेस्टी के, वो सारे लिखे जाते हैं, किस ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया जा रहा है। प्लस ये भी जरूरी है कि जो अरेस्टी है उसके अरेस्ट मीमो पे काउंटर साइन लिए जाएं और उसका कोई इंडिपेंडेंट विटनेस हो या कोई और विटनेस हो या अरेस्टी या अक्यूज्ड का कोई फैमिली मेंबर हो या उसका कोई रिलेटिव हो तो उसके काउंटर साइन लिए जाते हैं अरेस्ट मीमो पे। अब आप मेरे को ये बताइए कि डिजिटल अरेस्ट के केस में काउंटर साइन क्या लिए जाते हैं कभी? तो जो एक्चुअल अरेस्ट में है वो डिजिटल अरेस्ट में नहीं होता। चौथी चीज एक ये है कि जब भी कोई अरेस्टिंग होती है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो बताए कि आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं या रिलेटिव हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको अरेस्ट किया जा चुका है और उसके ग्राउंड्स ये हैं। ये कम्युनिकेट करना पुलिस की जिम्मेदारी है। और अगर अरेस्टी कहता है कि नहीं आप मेरे बताए नंबर पे या नाम पे फोन करके उनको इन्फॉर्म कर दो, तो पुलिस उसमें कोऑपरेट करेगी, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। जबकि इसके उल्टा डिजिटल अरेस्ट में ये बताया जाता है कि आप किसी को कहना मत कि आपके खिलाफ ये केस है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि उनके मन में ये डर रहता है कि अगर इसने किसी को बता दिया तो फिर ये जो मेरा प्रोग्राम है पूरा ठगी का, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसके अलावा क्या होता है कि अरेस्टी की एक और लीगल राइट होता है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि जो भी उसके पसंद का एडवोकेट है या लीगल प्रैक्टिशनर है वो उससे मिल सकता है। जहां पे उसको डिटेन किया गया है 24 घंटे से पहले पुलिस थाने में रखा है या कोई और जगह रखा है, तो वहां पे वो अपने लॉयर को बुला सकता है और अपने बात बता सकता है कि कैसे वो बचे। ये सारी चीजें एक एक्चुअल लीगल अरेस्ट में होती हैं, जरूरी हैं। इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट हैं अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के, बट ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसके अलावा एक चीज और होती है, जो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं उसके पहले एक मेडिकल कराया जाता है और उस मेडिकल का पर्पस ये होता है टू इंश्योर कि अक्यूज्ड या अरेस्टी के ऊपर कोई बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट नहीं की है ड्यूरिंग डिटेंशन। तो ये मेडिकल कराया जाता है और ये मेडिकल की रिपोर्ट भी 24 घंटे के अंदर जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश की जाती है तो साथ में ये मेडिकल डॉक्यूमेंट भी उनको दिखाया जाता है। केस डायरी भी दिखाई जाती है कि किस ऑफेंस में किस रीजन से क्या एविडेंस के होने पे इनको अरेस्ट किया गया है और सारे कंप्लाइंसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये सारी जिम्मेदारी होती है मैजिस्ट्रेट साहब की देखने की जब उनके सामने किसी अरेस्टी को लाया जाता है। ये तो है एक्चुअल अरेस्ट तक का प्रोसीजर और जब उसको पेश किया जाता है। अब जब अरेस्टी को या एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है तो उनकी क्या जिम्मेदारी है, वहां क्या होता है? वहां ऐसा होता है उनकी जिम्मेदारी, जैसे मैंने बोला, केस डायरी को देखना, इंश्योर करना कि कहीं किसी को गलत तो नहीं अरेस्ट कर लिया, कहीं कोई मारपीट तो नहीं की गई या कोई जबरदस्ती कन्फेशनल स्टेटमेंट तो नहीं एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं एक अरेस्टी के, अक्यूज्ड के, वो प्रोटेक्टेड हैं।
ये काम होता है मजिस्ट्रेट साहब का देखने का। अब हमने देखा है कि जनरली जब भी किसी केस में अक्यूज्ड अरेस्ट होता है तो उसकी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो लॉ में क्या प्रोविजन दिया हुआ है कि ऑफेंसेस को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए? एक तो ऑफेंस है जिसमें मिनिमम सजा 10 साल तक की है या उससे ज्यादा होगी। दूसरी कैटेगरी के जो ऑफेंसेस हैं उसमें सजा 10 साल तक होगी। तो अगर पहली कैटेगरी में वो ऑफेंसेस आएंगे जिसमें अगर अक्यूज्ड या अरेस्टी का कन्विक्शन हो गया तो उसमें उसको जो सजा दी जाएगी कन्विक्शन के बाद वो कम से कम 10 साल होगी। आप 10 साल से कम की सजा दे ही नहीं सकते। और दूसरे जो कैटेगरी है उसमें 10 साल से कम की सजा दे सकते हैं। तो जिन केसेस में 10 साल या उससे ऊपर की सजा है, जो पहली कैटेगरी के केसेस हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का टाइम 90 डेज होता है टोटल। और जो पहली कैटेगरी के केसेस हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का टाइम टोटल 60 डेज होता है। अब अगर इस पीरियड के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती तो अक्यूज्ड को या अरेस्टी को ये राइट मिल जाता है कि उसको बेल पे बाहर वो आ सके। उसको अब फर्दर डिटेन नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट टाइमली मैनर में नहीं की। तो इसको डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। और डिफॉल्ट बेल अप्लाई की जाती है हमेशा चार्जशीट फाइल करने के पहले, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अब ये कैसे होता है डिफॉल्ट बेल की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक बात 2-3 पॉइंट हैं जो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि सपोज किसी ऑफेंस में जिसमें 10 साल से कम की सजा थी और इन्वेस्टिगेशन का टाइम जो था कंप्लीट करने का वो 60 डेज था। 65th डे तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की, चार्जशीट नहीं आई और जो अरेस्टी अक्यूज्ड है उसने डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने नहीं फाइल की। अब क्या होता है कि 68th डे पे या 70th डे पे वो चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो आपको डिफॉल्ट बेल का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ये जरूरी है कि उनके चार्जशीट फाइल करने के पहले आप अपनी डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन फाइल कर दें। तो मतलब ये हुआ कि अगर डिफॉल्ट बेल का केस है तो उसमें डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन इंस्टेंटली ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड होनी चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर, क्योंकि आप सामने वाले को मौका दे रहे हो कि वो चार्जशीट ले आए, फिर आपका राइट वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेल तभी दी जा सकती है जब अक्यूज्ड या अरेस्टी खुद इस बात के बारे में अप्लाई करे या एप्लीकेशन दे। मतलब अगर एक्सपायरी हो गई और रूल ये है, लॉ ये है कि उसको बेल की इंटाइटलमेंट हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगी, ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं हो सकता, उसके लिए एप्लीकेशन देनी जरूरी है। तो ये डिफॉल्ट बेल के रिलेटेड ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ये मैं शॉर्ट में मतलब प्रिसाइज वे में समझा रहा हूं। जो जजमेंट्स का, अलग अलग जजमेंट्स का अब तक जो डेवलपमेंट है उनका जो निचोड़ है उसको मैं प्लेन एक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा क्या होता है डिफॉल्ट बेल के केसेस में, जैसे मैंने बताया 60 डेज वाले ऑफेंसेस, तो यही रूल होता है 90 डेज वाले ऑफेंसेस में। अब कई बार हमने देखा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती और इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल कर देती है और पर्पस सिर्फ यही होता है कि अक्यूज्ड या अरेस्टी को जमानत ना मिल जाए, डिफॉल्ट बेल ना मिल जाए, तो टू मेक श्योर वो एक इनकम्प्लीट चार्जशीट को फाइल कर देते हैं। एक अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें ऐसा ही हुआ था, जहां इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल कर दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरेस्टी को रिलीज कर दिया जाए। लेकिन बाद में एक लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल उस जजमेंट के ऑपरेशन पे अभी स्टे लगाया हुआ है कि उससे गाइड होकर नहीं देंगे बेल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बाद में ऐसा व्यू आया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉरेंसिक के लिए दिए हुए हैं जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, या कोई दूसरे एक्यूज्ड के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, तो अगर ऐसे केसेस में इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल भी कर दी तो जिसके अगेंस्ट की है, जिस अरेस्टी के रिस्पेक्ट में की है, उसके रिस्पेक्ट में तो कंप्लीट मानी जाएगी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जा सकती है। तो क्योंकि कंप्लीट मानी जाएगी, कुछ चीजें जो रह गई हैं वो एक नेचुरल कोर्स में रह गई हैं, उसका एडवांटेज अरेस्टी या अक्यूज नहीं ले सकता। जैसे मैंने बताया फॉरेंसिक की रिपोर्ट आना या दूसरे अक्यूज्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, या कहीं से कोई रिकॉर्ड मांगा हुआ है वो आ नहीं रहा है, उसमें डिले है, तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पुलिस हैं।
पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो चाह के भी वो रिपोर्ट जल्दी नहीं मंगा सकते। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे अगर चार्जशीट फाइल कर दी जाती है तो वो कंप्लीट मानी जाएगी, फिर अरेस्टी या अक्यूज्ड को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आपने बिलेटेड स्टेज पे फाइल की है। तो ये कुछ डिफॉल्ट बेल के बारे में बातें थी। अब सेक्शन 167 सीआरपीसी और सेक्शन 187 बीएनएसएस, ये दोनों रिमांड से और चार्जशीट के फाइल से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के रिलेटेड हैं ये दोनों सेक्शन, लेकिन अभी बीएनएसएस इफेक्टिव है। तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है, वो ये है कि जो पुलिस रिमांड है, जैसे मैंने बताया 24 घंटे के अंदर अंदर अक्यूज्ड को पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट साहब ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि उस स्टेज पे, इसको बोलते हैं रिमांड की स्टेज, जब पेश किया जाता है तो हमारी नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं डे टू डे में कि ये रिमांड की स्टेज है। अब जो रिमांड की जो स्टेज होती है उसमें जज साहब को डिसाइड करना पड़ता है सारा मटेरियल देख के कि इनकी जो कस्टडी ली गई वो क्या सही है कस्टडी, क्या इनको और कस्टडी में डिटेन रखना चाहिए या इनको छोड़ देना चाहिए अभी, क्योंकि कोई ऑफेंस नहीं बनता, पुलिस ने जबरदस्ती इनको अरेस्ट कर लिया है। अगर उनका व्यू इस तरह से बनता है तो वो इंस्टेंटली रिलीज का ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज उनको लगता है कि केस जेन्युइन है, अक्यूज्ड का कोई रोल है, तो वो कस्टडी का ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम रिमांड ऑर्डर। अब ये जो रिमांड ऑर्डर हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि दो तरह के कस्टडीज होती हैं, दो तरह के रिमांड होते हैं। पहले तरह का जो कस्टडी होती है उसको बोलते हैं हम पुलिस रिमांड, और दूसरे तरह की जो कस्टडी है उसको जुडिशियल कस्टडी या जुडिशियल रिमांड बोलते हैं। तो ये जो रिमांड है, पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड, ये भी मजिस्ट्रेट साहब को डिसाइड करना पड़ता है कि मैं पुलिस कस्टडी में भेजूं अरेस्टी को या जुडिशियल रिमांड में भेजूं। पुलिस कस्टडी का मतलब ये है कि जो अरेस्टी है या डिटेंड है वो पुलिस थाने में रहेगा या पुलिस की डिटेंशन में रहेगा। जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसका मतलब ये है कि अक्यूज्ड जेल में रहेगा, पुलिस स्टेशन में नहीं रहेगा, पुलिस की कस्टडी में नहीं रहेगा। इसके बाद में अब ये बात जानना जरूरी है कि जो सेक्शन 167 सीआरपीसी था या 187 बीएनएसएस है, वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ डेज है पुलिस कस्टडी का, पुलिस की डिटेंशन का, वो मैक्सिमम 15 डेज हो सकता है। दोनों ही सेक्शन में 15 डेज के बियॉन्ड पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी है, अगर डिफॉल्ट बेल नहीं मिलती है, डिफॉल्ट बेल तक की स्टेज पे, अगर मान लीजिए कि चार्जशीट फाइल नहीं हुई समय से, तो डिफॉल्ट बेल मिल ही जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन अगर डिफॉल्ट बेल का केस नहीं है और पुलिस चार्जशीट टाइमली मैनर में सबमिट कर देती है, 60 डेज जहां ऑफेंस में सजा 10 साल तक है, 90 डेज जहां सजा 10 साल या उससे ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में जो हम बोलेंगे टोटल पीरियड ऑफ जुडिशियल कस्टडी इंक्लूडिंग पुलिस रिमांड होगा, वो 60 डेज या 90 डेज होगा। ऑफेंसेस में जो टोटल आपका रिमांड का टाइम होगा वो 60 डेज या 90 डेज ही होगा फर्स्ट इंस्टेंस पे, ठीक है। और 15 दिन जो मैं पुलिस कस्टडी के बोल रहा हूं वो इस पीरियड में इंक्लूडेड माने जाते हैं। तो पहले क्या होता था, जब सीआरपीसी लागू थी, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता था और पुलिस रिमांड दिया जाता था, तो 2 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया, 3 दिन का दे दिया, 10 दिन का दे दिया, 12 दिन का दे दिया या 14 दिन का दे दिया। अगर बहुत हीनियस क्राइम है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं, तो इतने दिन का रिमांड दिया जाता था। जनरली 2, 4, 5, 10 दिन का रिमांड दिया जाता था। उसके बाद में फिर जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाता था रिमेनिंग पीरियड के लिए, अगर जज साहब को ऐसा लगता था कि ये जो कस्टडी है ये आगे तक चलनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो रिमांड था वो एक ही बार में लिया जाता था जनरली, और उसके बाद वो खत्म हो जाता था, जुडिशियल रिमांड में भेज देते थे। लेकिन अब फर्क क्या है, जो मेन फर्क है 187 बीएनएसएस में, उसमें ये है कि जहां ऑफेंस में सजा 10 साल तक की है तो वहां इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में कंप्लीट करनी है। तो 60 दिन में से जो पहले 40 डेज हैं उसमें 15 दिन कोई भी लिए जा सकते हैं बीच बीच में। जैसे 2 दिन का सेट बनाया जा सकता है, 3 दिन का बनाया जा सकता है, 4 दिन का बनाया जा सकता है। टोटल 15 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन 60 दिन के पहले 40 डेज के अंदर ये 15 डेज खत्म हो जानी चाहिए। इसके ऊपर एक रीसेंट जजमेंट भी है कर्नाटका हाई कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी कर दिया। अभी रीसेंट जजमेंट है जनवरी का ही। इसी तरह से जो 90 डेज जिनमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का टाइम है, जिसमें सजा 10 साल या उससे ज्यादा है, वहां पे भी 15 दिन का ही पुलिस कस्टडी का टाइम है। लेकिन 15 दिन वो क्या होंगे, आउट ऑफ 90 जो पहले 60 डेज हैं उसमें से 15 दिन वो भी सेट हो सकता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, वो बीच में कभी भी लिया जा सकता है।
तो ये रिमांड के बारे में मैंने बताया। अब इसमें एक बात जो लॉयर्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, वो ये है कि जज साहब का, जैसे मैंने बताया कि जिम्मेदारी होती है देख लें किन ऑफेंसेस में अरेस्ट किया है, क्या वो ऑफेंस बनते हैं या नहीं बनते प्राइमा फेसाई, क्या वो बेलेबल तो नहीं है। जिसमें इन्वेस्टिगेशन ये बता रहे हैं कि 90 डेज का टाइम है हमें, वो एक्चुअल में ऑफेंस बन ही नहीं रहा, वो 60 डेज ही बन रहा है। तो ये जो देखने का काम है वो रिमांड ऑर्डर से पता लगता है जो मजिस्ट्रेट साहब पास करते हैं, और ये चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस रिमांड ऑर्डर पे ध्यान ही नहीं देते, मैकेनिकल चलता है ये, बस अरेस्ट किया, जज साहब के सामने लाए, उन्होंने भी साइन कर दिया और आगे कस्टडी एक्सटेंड हो गई। अगर ध्यान दिया जाए तो यहां से बहुत सारे लीगल पॉइंट मिल सकते हैं जिसके बेसिस पे आप डायरेक्ट हाईकोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं कि ये तो ऑफेंस ही नहीं बनता और ये रिमांड ऑर्डर गलत है, उसको चैलेंज करना चाहिए अगर ग्राउंड बनते हैं तो। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि ये जो इस तरह के स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ये आखिर क्यों हो पाते हैं, इसके बारे में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये जो एड है, ये गोल्डी मसाले का एड है, इसमें सलमान खान की फोटो है। ये एक दूसरा एड है जिसमें संजय दत्त की फोटो है। तो आप ये देख रहे हो कि ये इस तरह की मार्केटिंग बहुत लार्ज स्केल पे रैम्पेंट है, सब जगह आप ये देखते हो और आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अब ये नॉर्मल आपको क्यों लगता है और ये क्यों दिखाया जा रहा है, उसके पीछे अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो ऐसे समझो इसको कि अगर ये मसाले के साथ किसी नॉर्मल आदमी का पिक्चर होती या फोटो होता, किसी सेलिब्रिटी का नहीं होता, तो क्या उस पर किसी का ध्यान जाता? जो बड़े बड़े बोर्ड्स आप देखते हो, मॉल्स में देखते हो या रोड पे जा रहे होते हो वहां देखते हो, तो आपका एक नॉर्मल आदमी के तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आपको वो कोई जो स्पाइस की कंपनी है उसका नाम आपको रिटेन ही नहीं होता, दिमाग में याद ही नहीं होता। तो होता यह है कि हमारे पास मेमोरी होती है, हमारे ब्रेन में मेमोरी की एक जगह है जहां पे इंफॉर्मेशन जाके सेव हो जाती है। अब सेलिब्रिटी है, सलमान खान है या संजय दत्त है, ये ऐसे चेहरे हैं जो ऑलरेडी हमारे मेमोरी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव हैं, क्योंकि हमने इन्हें कई बार देखा है, सुना है, इनके बारे में चलता रहता है। तो अब क्या किया उस कंपनी वालों ने, अपने जो ब्रांड है उसको उसके पिक्चर के साथ अटैच कर दिया या दूसरे सेलिब्रिटी के साथ में अपने प्रोडक्ट का नाम, पिक्चर अटैच कर दी और वो आपको बार बार दिखाई जा रही है। तो आपको जब मेमोरी में रिकॉल वैल्यू होती है तो आप उस ब्रांड को उस इमेज के साथ एसोसिएट कर देते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़े सेलिब्रिटी को हायर करके एडवर्टीजमेंट करवा रही है। उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि इसका इतना करोड़ों रुपया का खर्चा होता है और जो बर्डन इवेंचुअली कस्टमर के ऊपर ही आके गिरता है, हम इस तरह से नहीं सोचते। और क्योंकि ये एक नॉर्म बन गया है, चारों तरफ हम देखते हैं, तो अब ये जो दिमाग में पैटर्न एक बन चुका है, ये पैटर्न बन चुका है और ये पैटर्न इतना नॉर्मल हो गया है डे टू डे लाइव्स में, जो अगर हम ऐसे सोचें, इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि मसाले की कंपनी का सलमान खान से क्या लेना देना है। जो आदमी लखानी चप्पल का ऐड कर रहा है उसने लखानी तो कभी जिंदगी में खुद ही नहीं पहनी है। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन वहां जाने के लिए हमें माइंड या इंटेलेक्ट, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम उस किसी भी बात को ऑब्जर्व करके गहराई से नहीं सोचते हैं तो जो ऑलरेडी पैटर्न क्रिएटेड है माइंड में, हमारा ऊपरी लेवल पे माइंड उसी तरह से फंक्शन करता है और हमें वो बातें सच लगने लगती हैं। इसको बोलते हैं सोसाइटल कंडीशनिंग भी, कि जो हम सुनते करते हैं वो हमारे दिमाग पे, सबकॉन्शियस माइंड पे, मेमोरी में जमा हो जाता है और हमें नॉर्मल लगने लगता है। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया आपको समझाने के लिए, डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस में या और तरह के फ्रॉड में, वहां क्या होता है कि सेम मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट हो रही है। वो कैसे हो रही है? अब जैसे ये मसाले का ऐड है या कोई और ऐड है, वहां सेलिब्रिटी है, तो एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं, उन्हें पता है कि माइंड कैसे फंक्शन करता है, कैसे पैटर्न बनता है, आपको नॉर्मल लग रहा है, तो वो बेसिकली आपको इंटेलेक्ट या बुद्धि के स्तर पे सोचने ही नहीं देते, आपका जो बाइंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग से कस्टमर का बाइंग बिहेवियर, जो डिसीजन मेकिंग बिहेवियर है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है।
सही और गलत में जो हमारी समझ पाने की जो एक कैपेसिटी है उसको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, उसको घटा दिया जाता है। आप ध्यान से देखो, चारों तरफ यही चल रहा है। तो अब क्या होता है, जब आप इस तरह की चीजें देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो आप पैसा देते हैं उसके बदले कंपनी को, और कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी जेब से पैसा निकाल लेना। आपके जो बाइंग बिहेवियर है उसको आप तर्क से ना सोचें, उसको पैटर्न के हिसाब से सोचें और पैसा दे दें। ये ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव लार्ज स्केल पे फुलफिल हो रहा है, सभी कंपनीज का हो रहा है, चल रहा है। अब ये जो क्रुक्स होते हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, ये क्या स्टडी करते हैं कि ऐसा कौन सा पैटर्न है ह्यूमन माइंड का जिसमें वो पैसे निकाल के दे देता है, और वो जो पैसे निकाल के दे रहा है वो अंदर तक नहीं सोचता और फटाफट दे देता है। क्योंकि वो अंदर तक सोचेगा, गहराई में जाएगा, ऑब्जर्व करेगा, ठहर के डिसीजन लेगा, तो उनका जो प्लान है वो डिरेल हो जाएगा, वो फ्रॉड कमिट कर ही नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि फियर के टाइम पे, जब डर होता है, तब आदमी का दिमाग का पैटर्न कैसे बिहेव करता है। जैसे आपने सुना होगा, कुछ एक फ्रॉड ऐसे होते हैं, एक आदमी का फोन आया एक बिजनेसमैन के पास, और वो ये कहता है कि मैं फलाने हॉस्पिटल से बोल रहा हूं, आपका जो बेटा है उसका एक्सीडेंट हो गया और अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जान जा सकती है। आप अभी 1 लाख रुपए मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, अदरवाइज। तो आदमी डर जाता है, फियर उसके अंदर पैदा हो जाता है, और फियर में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे बिहेव करता है पैटर्न के हिसाब से। अब पैटर्न क्या है, ये बात कॉमन नॉलेज की है, सबको पता है कि आजकल हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिना पैसे के कुछ नहीं होता। मूवीज में भी ये चीज दिखाई जाती है कि वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे लेना चाहते हैं। आदमी ठीक हो जाता है, कई बार नहीं होता, वो कोशिश करते हैं। भाई किसी का अगर रिलेटिव एडमिट है तो वो होप ही करेगा ना, नेगेटिव होप तो करेगा नहीं, पॉजिटिव ही होप करेगा कि बच जाए। और उनको पता है कि पैसे तो दिए ही जाते हैं, बिना पैसे के तो हॉस्पिटल वाला कोई कुछ करता ही नहीं है। तो ये जो पैटर्न है ये नॉर्मल हो गया हम लोगों के दिमाग में। इसी तरह से जो हम मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहे हैं आजकल, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ईडी सीबीआई वाले हैं ये बहुत ही सख्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं और इतनी खतरनाक है कि बड़े बड़े नेता अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी जमानत नहीं होती। ये सब आजकल खूब मीडिया में देखा जा रहा है। तो ये एक पैटर्न डेवलपमेंट हो गया सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, जो आम जनता समझती है, देखती है कि ये तो नॉर्मल है। और नॉर्मल लोगों को ये भी खूब न्यूज में आता है कि रिश्वतखोरी हो रही है, पैसे लेके छोड़ भी दिया जाता है। तो आदमी जब फियर की पोजीशन में होता है तो वो पॉजिटिव होप करता है। उसको यही सिखाया गया है कि डरो मत, पॉजिटिव होप करो, लेकिन उसको साथ में सॉल्यूशन भी ढूंढना है अपनी प्रॉब्लम का, उस फियर को ओवरकम करने का। और सॉल्यूशन उसको रेडीमेड देते हैं क्रुक्स कि आप पैसे दे दो, हो जाएगा रफा दफा। जो होता भी है, जो समाज में वो देख भी रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं, तो वो पैटर्न के हिसाब से बिहेव करते हैं। अब क्रुक्स इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फियर के टाइम में आदमी ऐसे बिहेव करेगा, तो उसी तरह के वो नई नई चीजें लाते हैं। आज तो वो फोन पे बता रहे हैं कि आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। कल को एआई इतनी डेवलप हो चुकी कि वो रियल वीडियो कॉल पे दिखा देंगे, आपके बेटे का फोटो उठाएंगे इंस्टाग्राम से और उसका वीडियो बना देंगे और दिखाएंगे कि वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है और उसका ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है, ये तक दिखा देंगे वो आपको वीडियो। तो एआई से इस तरह की नकली चीजें बनाई जा रही हैं, तो आगे ये लोग और करेंगे चीजें। तो मेन जो बात है ना, वो ये समझने की है कि जो पैटर्न होता है वो कैसे बिहेव करता है। और ऐसी सिचुएशन अगर हमारे साथ हो तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आंख बंद करनी है 10 मिनट और सोचना है उसके बारे में गहराई से। क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है, हम लोग अपनी डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं, कभी कोई फियर है, तो इस तरह में जब हमारे सामने चीजें आती हैं तो हमारे जो ब्रेन की जो वेव्स हैं वो बीटा होती हैं मैक्सिमम। तो बीटा में हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के जो बहुत ऊपरी लेवल है उसमें सोचते हैं। अगर हम अपनी आंख बंद करके 10 से 15 मिनट सोचें और ऑब्जर्व करें कि क्या ये सब कुछ हो रहा है, वो क्या सही है, फेक तो नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली अल्फा मोड में चले जाएंगे, हमारी ब्रेन वेव्स अल्फा में चेंज हो जाएंगी, जहां पे हमें ऑटोमेटिकली, ये नेचुरल गिफ्ट है गॉड का, हमें कंसंट्रेशन मिलता है और सही गलत का अंतर हम पता लगा पाते हैं और राइटफुल डिसीजन ले पाते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आज की डेट में आपको पता ही है कि लोग इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और बहुत चीजें करते हैं, तो माइंड इतना ज्यादा फ्लक्चुएटेड और डिस्टर्ब्ड रहता है कि अगर मैं किसी को बोल दूं कि 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लो,
तो वो मुश्किल काम लगता है लोगों को, जबकि उससे मिलती शांति है, लेकिन वो मुश्किल है। कोई आदमी 15 मिनट आंख बंद करके शांति से कहीं बिठा दो ना, तो वो पागल हो जाएगा लगभग, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जब आप रुक के सोचोगे, खास करके तब जब फियर वाली सिचुएशन आ रही है आपके सामने कहीं से भी, तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता। ये बात आपको दूसरे लोगों को भी बतानी चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरह का कंटेंट जिसमें कुछ लीगल नॉलेज भी हो और कुछ जो व्यावहारिक तौर पे चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं वो भी पता लग सकें। थैंक यू सो मच।